तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में मैं आपको करा रहा हूँ क्लास 12 सोशियोलॉजी की सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है सामाजिक आंदोलन। इसका पार्ट सेकंड यानी कि एंड पार्ट एक तरीके से। तो ये जो लेसन है वो आपकी सोशियोलॉजी की सेकंड बुक का लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर के बाद हमारा पूरी तरीके से सोशियोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, फर्स्ट बुक और सेकंड बुक। इसके बाद बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करते रहते हैं कि सर क्या आप ये भी कराते हो, सर क्या आप ये वाला सब्जेक्ट भी कराते हो। तो मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए दे दूं कि इस चैनल पर आपको क्लास 12 के जितने भी ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, होम साइंस हो गया, सोशियोलॉजी तो चल ही रहा है, हिस्ट्री हो गया, और हमारे लैंग्वेज से रिलेटेड हिंदी और इंग्लिश, ये सभी सब्जेक्ट की आपको वीडियो देखने को मिलेगी इस चैनल पे, वो भी हिंदी मीडियम में। और यही चीज़ एप्लीकेबल है आपकी क्लास 11 के लिए। तो अभी तो क्लास 11 के बच्चे नहीं देख रहे होंगे, बट ये उनके लिए भी है, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और ख़त्म करते हैं ये लेसन को। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। तो आज का जो हमारा कंटेंट होगा उसे बताने से पहले अगर आपने इस लेसन का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आप जरूर देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। और मैंने पार्ट 1 में भी बताया था कि सेकंड पार्ट जो होगा हमारा पूरी तरीके से डेडिकेटेड होगा, किसके लिए? आंदोलनों से रिलेटेड। यानी कि इस पार्ट के अंदर आपको सारे आंदोलनों के बारे में ही जानने को मिलेगा। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सामाजिक आंदोलन जैसे कि इकोलॉजिकल यानी कि पारिस्थितिक, वर्ग के आधार पर जाति आधारित हो गया, जनजाति आधारित हो गया, महिला आंदोलन हो गया, और जो लास्ट टॉपिक होगा वो ये होगा कि नए और पुराने जो आंदोलन है उनके अंदर क्या डिफरेंट यानी अंतर पाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पारिस्थितिक आंदोलन के बारे में। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं पारिस्थितिक आंदोलन के बारे में यानी कि इकोलॉजिकल मूवमेंट जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है। पारिस्थितिक मतलब होता है पर्यावरण से जुड़ा हुआ, ठीक है ना। तो इसमें क्या बात हो रही है कि समय के साथ साथ विकास पर भी अधिक बल दिया गया। तो इस बात में कोई दोहराई नहीं कि जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे विकास पर भी ज्यादा जोर दिया जाता है। तो इसका कारण क्या हुआ कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज थे यानी जो प्राकृतिक संसाधन थे उनका जो उपयोग था वो अनियंत्रित तरीके से यानी कि अनकंट्रोल तरीके से किया गया, और प्राकृतिक संसाधनों का ज्यादा उपयोग करने से उसका शोषण हुआ, जो कि एक चिंता यानी कि परेशानी का विषय बन गया, जिस कारण पारिस्थितिक आंदोलन चलाए गए। उसका बेस्ट एग्जांपल है वो है चिपको आंदोलन। तो देखिए इस आंदोलन में क्या था, ये आंदोलन उत्तराखंड जो उस समय किसका हिस्सा था, उत्तर प्रदेश का, क्योंकि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था जिसे हम उत्तरांचल भी कहते हैं। तो ये आंदोलन उत्तराखंड में वनों को काटने से रोकने तथा पर्यावरण को बचाने के लिए किया गया था। इसमें क्या था कि जो स्त्रियां थी, महिलाएं थी, वे पेड़ों से चिपक गई और पेड़ों को काटने नहीं दिया। इसी कारण इसका नाम चिपको आंदोलन रखा। और धीरे धीरे ये जो आंदोलन था वो क्या हो गया, एक प्रकार से आर्थिक, पारिस्थितिक और राजनीतिक रूप ले चुका था। तो जिस कारण महिलाओं ने पेड़ से चिपककर पेड़ों को बचाया और पर्यावरण का ध्यान रखा। तो इस कारण पारिस्थितिक आंदोलन कुछ इस प्रकार हुए। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। देखिए काफी लिमिटेड सा है, आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से समझना है, ज्यादा इसके अंदर कुछ चीजें नहीं करनी है। तो सारी चीजें आपको ऐसे ही देखने को मिलेगी। आगे हम जानते हैं वर्ग आधारित आंदोलन यानी कि क्लास बेस्ड मूवमेंट के बारे में। तो सबसे पहले इसके अंदर हम बात करते हैं कृषक एवं किसान आंदोलन के बारे में। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, तो कृषक और किसान आंदोलन का जो संबंध होता है वह कृषि कार्य के बीच पाए जाने वाले संबंधों से रिलेटेड होता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। किसान का काम ही क्या है, कृषि करना, खेती बाड़ी करना। तो देखिए क्या होता है कि जब कृषि कार्य को करने वाले तथा भूमि के मालिकों के बीच में जिनकी वो लैंड होती है तालमेल ठीक से नहीं हो पाता, तो कृषि करने वाले जो किसान होते हैं वह आंदोलन का रास्ता अपनाते हैं। ऐसा हमने इतिहास में बहुत बार देखा भी है, और यहीं से कृषक आंदोलन की शुरुआत होती है। असल में ये जो आंदोलन होता है वो किसानों के शोषण यानी उन्हें जो दबाया जा रहा है उसके कारण होते हैं, और इसका मूल आधार यानी कि जो बेसिक जो होता है वो होता है वर्ग संघर्ष, क्लास को लेके, इसलिए इसका नाम वर्ग आधारित आंदोलन की कैटेगरी में रखा गया है। और इसी कारण ये श्रमिक आंदोलन से अलग होते हैं। इन आंदोलन का जो मुख्य आधार होता है वो कृषि व्यवस्था से जुड़ा होता है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर संघर्ष करते हैं। भूमि व्यवस्था की विविधता यानी डाइवर्सिटी और कृषि संबंधों ने खेतियारों के बीच एक विस्तृत संरचना का विस्तार किया है। वो किस प्रकार है, तो ये जो संरचना है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से हो रही है। जैसे उदाहरण के तौर पे भारत में खेती और वर्ग को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला मालिक, दूसरा किसान और तीसरा मजदूर।
अब हम यहीं से जानेंगे जो किसान आंदोलन हुए वो कब कब हुए, एक टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ये सीरीज चलेगी। तो देखिए ये जो किसान आंदोलन और कृषक आंदोलन थे वह औपनिवेशिक काल से ही, यानी कि जब ब्रिटिश यहाँ पर आए थे तब से ही शुरू हो चुके थे। तो उदाहरण के तौर पे एक टाइमलाइन चलेगी, जैसे 1857 का दक्कन का विद्रोह जो कि साहूकारी के विरोध में था। साहूकार मतलब जिनकी बड़ी बड़ी जमीनें होती है, ठीक है। 1859 और 62 का विद्रोह जो कि नील खेती के विरुद्ध था। तो नील खेती क्या होती है, जैसे कि इंग्लैंड के अंदर इसकी मांग ज्यादा हो गई थी, तो इंग्लैंड वासी जब यहाँ पर आए थे औपनिवेशिक काल के समय, तो उन्होंने लोगों से यहाँ नील की खेती ज्यादा करवाई थी, क्योंकि इंग्लैंड में इसकी ज्यादा मांग थी और ये काफी एक्सपेंसिव यानी काफी महंगी भी हुआ करती थी। ये डाई का काम करती थी और इसके बारे में वैसे बहुत सारी चीजें हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे जिस जमीन पे ये खेती की जाती थी, इसे करने के बाद वह जमीन बंजर हो जाया करती थी, इसलिए इसकी मांग ज्यादा होती थी, ठीक है ना। 1917 और 18 में गांधी जी ने किसानों और श्रमिकों के लिए अहिंसा यानी पीसफुल का रास्ता अपनाया और 1923 में किसान संगठन और कृषक श्रम संघों का निर्माण किया गया। 1928-29 तथा 30-31 में किसानों और श्रमिकों के बीच संघर्ष हुआ। पहला जो संघर्ष है वो सरदार पटेल यानी जो हमारे जिन्हें आयरन मैन भी कहा जाता है, तो उनकी मदद से किया गया था, जिस वजह से सरकार को उनकी मांगों को मानना पड़ा। 1937 से 46 तक के समय भी जागीरदार जमींदार तथा बड़े विपत्तियों के विरुद्ध अनेक आंदोलन कृषक और किसानों द्वारा चलाए गए। और आज़ादी के बाद भी सरकार ने बहुत सारे ऐसे प्रयास किए ताकि जो किसान है यानी जो कृषक है उनकी समस्याओं में कमी लाई जा सके। लेकिन परिणाम क्या हुआ कि देश के अलग अलग भागों में कृषक आंदोलन की संख्या बढ़ती गई, क्योंकि स्थिति हाथ में नहीं रही। तो ये था आपका वर्ग आधारित कृषक और किसान आंदोलन। तो आई होप कि आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगला जो आंदोलन के बारे में हम जानते हैं वो है कामगारों का आंदोलन। तो देखिए इसमें क्या था कि 1860 में कारखानों में उत्पादन का कार्य शुरू हुआ और जो कच्चा माल था यानी कि जिसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं, वह भारत से लेकर इंग्लैंड के निर्माण में किया जाता था। कहने का मतलब भारत जो है वह प्राइमरी सोर्स को यानी प्राथमिक क्रियाओं को ज्यादा बढ़ावा देने वाला देश था। तो यहाँ से इंग्लैंड निवासी क्या करते थे, कच्चा माल ले जाया करते थे और इंग्लैंड में बेचा करते थे। बाद में क्या हुआ कि जो कारखाने थे वह मद्रास, मुंबई और कोलकाता में स्थापित किए गए। ब्रिटिश सरकार की प्रेसिडेंसी थी भारत के अंदर, तो नाम याद रख लीजिएगा, मद्रास, मुंबई और कोलकाता के अंदर स्थापित की। तो क्या हुआ, इसके बाद कामगारों ने अपने कार्य की दशाओं को लेकर विरोध किया और 1918 में उन्होंने सर्वप्रथम पहली बार मजदूर संघ की स्थापना की। और देखते ही देखते 1920 में एटक यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई। एटक कार्यों के जो काम करने की अवधि थी, जो टाइम पीरियड था, वह घटाकर 10 घंटे कर दी गई। यानी जो मजदूर थे वह अब 10 घंटे तक ही काम करेंगे, ना कि जो ज्यादा पहले करना पड़ता था। और लगभग 5 साल के बाद 1926 में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ, जिसमें क्या था, मजदूर संघ के पंजीकरण प्रदान किए गए और कुछ रूल भी बनाए गए यानी कि नियम बनाए गए। तो कुछ इस प्रकार था कामगारों का आंदोलन, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक के द्वारा प्रोवाइड किया गया। तो आई होप आप इन चीजों के बारे में समझ रहे होंगे। आगे हम जिस आंदोलन की बात कर रहे हैं वो है जाति आधारित आंदोलन यानी कि कास्ट बेस्ड। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं दलित आंदोलन के बारे में। तो दलित का मतलब होता है पैरों से कुचलुआ, और ये जो आंदोलन था दलित का, ये था जाति से संबंधित, क्योंकि जो दलित शब्द है ये वर्ण व्यवस्था की देन है। कहने का मतलब जो वर्ण व्यवस्था थी जिसके अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो थे वो आज के समय दलित कहलाते हैं, क्योंकि ये जो परंपरा ऐतिहासिक तौर पे भारत के अंदर चलती आई है। हालांकि संविधान का निर्माण होने के बाद इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया, जो कि अस्पृश्यता कहलाती यानी छुआछूत वाली, ठीक है ना। तो आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग उसे प्रतिबंध कर दिया गया भारत के अंदर। लेकिन दलित आंदोलन के बारे में हमें जानना जरूरी है। तो इसमें क्या बात हो रही है, दलित शब्द जो है वो मराठी, हिंदी, गुजराती व अन्य भाषाओं के रूप में पहचान प्राप्त करने में संघर्ष कर रहा है। दलित समानता के लिए, आत्मसम्मान के लिए, अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए संघर्ष कर रहा है। तो ये आप भी जानते हो कि दलितों के साथ जो असमानता का समाज के अंदर भेदभाव किया जाता है, उसी को खत्म करने के लिए दलित आंदोलन चलाए जा रहे हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पे मध्य प्रदेश में चमारों का सतनामी आंदोलन, पंजाब में आदि धर्म आंदोलन, महाराष्ट्र में महारान आंदोलन,
आगरा में जाटों की गतिशीलता और दक्षिण भारत में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन। तो ये अलग अलग प्रकार के आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे। तो ये थे आपके दलित आंदोलन के कुछ उदाहरण जो कि भारत में अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिले। अगला जो आंदोलन के बारे में हम बात कर रहे हैं जाति से संबंधित, वो है पिछड़ा वर्ग, जिसे हम अदर बैकवर्ड कहलाते हैं, यानी कि माइनॉरिटी वाले। तो देखिए क्या होता है कि ये जो वर्ग आंदोलन है इसके अंदर ये उच्च जाति के प्रभुत्व के विरोधी होती है। कहने का मतलब जो इन जाति के लोग होते हैं वह पिछड़े होते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे भारत के अंदर जो माइनॉरिटी लिस्ट में आते हैं वह मुस्लिम आते हैं, पंजाबी आते हैं, बौद्ध आते हैं, जैन आते हैं, ईसाई आते हैं। क्योंकि इनकी जनसंख्या कम है इसलिए इन्हें माइनॉरिटी वाली कैटेगरी में रखा गया। और जबकि मेजॉरिटी जो बहुसंख्यक है तो भारत के अंदर हिंदू जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में है, यानी 80%। तो वह किस में आते हैं? मेजॉरिटी में आते हैं। और माइनॉरिटी में कौन आता है? जिनकी जनसंख्या कम होती है, तो उसे हम पिछड़ा वर्ग कहते हैं। तो देखिए इनका क्या उद्देश्य होता है कि ये उच्च जाति के प्रभुत्व के विरोधी होती है। कहने का मतलब ये भी समाज के अंदर समानता लाना चाहते हैं जो कि बड़ी जाति के लोगों को मिल रही है। दूसरा है इनकी मांग है आरक्षण से संबंधित, यानी कि जैसे सरकारी नौकरी के अंदर आरक्षण की मांग करना, तो ये इनका मुख्य मुद्दा होता है। तीसरा है राजनीतिक संरचना में संख्या की महत्वता पर बल देना। कहने का मतलब कि राजनीति के अंदर पिछड़ी जाति से जो ज्यादा लोग आते हैं तो वह इनके पर भी ज्यादा फोकस करते हैं ताकि यह भी समाज का कल्याण कर सके और अपनी जो एग्जिस्टेंस है, यानी कि जो इनकी उपलब्धता है समाज के अंदर, वो दूसरे लोगों को भी दिखा सके। और चौथा है राजनीतिक आंदोलनों से प्रेरित। तो कहने का मतलब जब कभी इनके मुद्दे उठाए जाते हैं तो सबसे ज्यादा वो राजनीतिक आंदोलन से ही प्रेरित होते हैं। और लास्ट है सरकार के बनने और पतन में इनकी भूमिका होती है। कहने का मतलब इनकी जो संख्या होती है वह सरकार गिराने और सरकार बनाने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इसलिए यह सरकार बनाने और गिराने में क्या होते हैं, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते। तो ये था आपका जाति आधारित पिछड़ा वर्ग आंदोलन। और लास्ट जो है वह है उच्च जाति के आंदोलन। अब आप सोचोगे उच्च जाति के कौन से आंदोलन होंगे? तो देखिए क्या है कि दलित व पिछड़ी जातियों के बढ़ते प्रभाव से उच्च जातियों ने भी अपने आप को असुरक्षित महसूस किया है, क्योंकि जो उनके ज्यादा मांगे हो रही है तो इनसे उच्च जाति के आंदोलन भी शुरू हुए हैं। कहने का मतलब ये भी चाहते हैं कि समाज के अंदर जो आरक्षण की मांग हर कोई उठा रहा है तो इनको भी बराबर सर पे लाना काफी ज्यादा जरूरी है। तो इस कारण उच्च जाति के आंदोलन भी हमें देखने को मिले हैं। तो ये था आपका जाति आधारित आंदोलन। तो आई होप आपको तीनों के बारे में अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगला जो आंदोलन है वह है जनजातीय आंदोलन। तो देखिए जनजातीय आंदोलन यानी कि ट्राइबल मूवमेंट, तो ये वो लोग होते हैं जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं और ये समाज से अलग थलग होकर रहते हैं। ज्यादातर ये जो निवास करते हैं वह पहाड़ी क्षेत्र में और जंगलों में ज्यादा निवास करते हैं। और इनकी जो संस्कृति होती है वह एक सामान्य संस्कृति से अलग होती है, अपनी एक भाषा होती है और ये अपने में रहना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। तो इसलिए इनको जनजातियों का नाम दिया जाता है, जिसे हम एसटी के नाम से जानते हैं, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम से। तो देखिए इनके आंदोलन में क्या खास बात है, तो जनजातीय आंदोलनों में कई ऐसे हैं जो मध्य भारत में स्थित है। उदाहरण के तौर पे जैसे छोटा नागपुर, परगना में स्थित संथाल, मुंडा और औरव मीना इत्यादि, ठीक है ना। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो देखिए वो है झारखंड। तो झारखंड क्या है, वो बिहार से अलग होकर सन 2000 में एक राज्य बना था। इसके साथ दो राज्य और थे जो कि सन 2000 में ही बने थे, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ जो था वह 26वां राज्य बना था। 9 नवंबर 2000 में उत्तरांचल, जिसे आज के समय उत्तराखंड कहते हैं, वह 27वां राज्य बना था। और 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो था वह 28वां राज्य बना था। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म जो होती है वो छुज के नाम से जाना जाती है कि सन 2000 में 3 राज्य बने थे जिसे शॉर्ट फॉर्म में छुज कहा जाता है, यानी कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। तो आप याद रखिएगा, आपके आने वाले टाइम में भी काफी काम आएगी। तो ये जो आंदोलन की शुरुआत थी वो बिरसा मुंडा ने की थी। तो बिरसा मुंडा की कहानी जो है वो आपको एनसीईआरटी की क्लास 6-7 में भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसमें क्या था कि ईसाई मिशनरियों ने शासकता का अभियान चलाया, यानी पढ़ाई लिखाई का। दीकू जो थे वो व्यापारी और महाजन कहलाते थे, उनके प्रति घृणा फैलाई और आदिवासियों को अलग थलग किया गया। अब जानते हैं आंदोलन के जो मुख्य मुद्दे थे वो कौन कौन से थे। तो देखिए भूमि का अधिग्रहण मतलब एक तरीके से कब्जा। तो जो जनजातीय लोग थे, यानी जिन्हें हम आदिवासी कहते हैं, तो वह भूमि के ऊपर अपना अधिकार चाहते थे जहां वह रहते थे। साथ ही ऋणों की वसूली, जो कर्ज था उनकी भी वसूली चाहते थे। और जो वन है उनका राष्ट्रीयकरण चाहते थे। और साथ ही उनको पुनर्वास ना किया जाए,
यानी कि उन्हें जो माइग्रेट कर दिया जाता है वह ना हो। तो ये इस आंदोलन के मुख्य इश्यू तो यानी मुद्दे थे। तो आई होप आप जनजातीय आंदोलन के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे। और अगला जो है वो इस लेसन का लास्ट आंदोलन है जिसका नाम है महिलाओं का आंदोलन। तो देखिए महिलाओं का आंदोलन जो है वो प्राचीन टाइम में भी, मध्यकालीन भारत में भी और आधुनिक भारत में भी हमें देखने को मिला ही है। यहाँ जो बात हो रही है वो समाजशास्त्र के अकॉर्डिंग हो रही है। तो 1970 के दशक में भारत में महिला आंदोलन का नवीनीकरण हुआ। महिला आंदोलन जो थे वो निष्पक्ष थे, यानी कि वो किसी के साइड नहीं थे और राजनीतिक दलों से भी वह बिल्कुल आजाद थे, यानी कि स्वतंत्र थे। महिलाओं के प्रति हिंसा के बारे में अभियान चलाए गए। इसमें स्कूल की प्रार्थना में माता और पिता दोनों का नाम शामिल हो ऐसे आंदोलन चले। यौन उत्पीड़न व दहेज के विरोध में ऐसे आंदोलन चलाए गए थे। जैसे कुछ संगठन का भी निर्माण किया गया, जैसे कि वीमेंस इंडिया एसोसिएशन जो कि 1971 में बनाया गया और ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस जो कि 1926 में बनाया गया था। तो ये थे आपके महिला आंदोलन के बारे में, काफ़ी शॉर्ट सी है। तो आई होप कि आपको हर एक टॉपिक अच्छे से अब समझ आ चुका होगा। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम था सामाजिक आंदोलन यानी कि सोशल मूवमेंट। तो इसी टॉपिक के साथ हमारा लेसन के साथ हमारी पूरी सोशियोलॉजी फर्स्ट बुक और सेकंड बुक दोनों कंप्लीट होती है। फर्स्ट बुक के तो मैंने सारे एमसीक्यू भी करा दिए और भी मैं आगे कराऊंगा और सेकंड बुक में भी मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन अभी हम जो फोकस रखेंगे वो अदर सब्जेक्ट पे भी रखेंगे। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप के बारे में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नोट्स में है, वहीं पे आपको अपलोड कर दूंगा और अपडेट भी आपके लिए देता रहता हूँ कि कब लेसन आएगा कब नहीं आएगा। ठीक है, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आपके हर एक लाइक कमेंट शेयर मेरे को मोटिवेट देते हैं ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकूं। और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे इस चैनल को ताकि आपको आने वाले फ्यूचर में भी अपडेट मिलते रहे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं जल्दी ही मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।